नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर लाइव क्लास 5 कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद होने के कारण किसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान का मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे है वो कहा जाता है अमरचंद बाठिया को। अमरचंद बाठिया, इन्होंने लक्ष्मीबाई की धन देकर सहायता की थी और इसी कारण से इन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था। राजस्थान के व्यक्तित्व थे जिनको सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था और 1857 में इन्होंने लक्ष्मीबाई की धन देकर सहायता की। इस कारण से इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह है ये भी कहा जाता है। बीकानेर निवासी थे। 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद होने के कारण इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। काले व गोरे व काले कालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोरे और कालों के युद्ध के नाम से कौन सा युद्ध जाना जाता है? 4 नंबर ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका है चेलावास का युद्ध। जी हाँ, राइट आंसर है चेलावास का युद्ध। राजपुताना के एजीजी सर लॉर्ड पेट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोगमेसन ने अंग्रेज और मारवाड़ की सेना के साथ आवा पे चढ़ाई की थी और इसका रिजल्ट क्या निकला था? इसका रिजल्ट ये निकला था कि आवा के जो ठाकुर है वो विजयी हुए थे और मोगमेसन जो पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ पे, उनका सर काट के आवा के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया था। साथ में ही इसमें अंग्रेज सेना है और मारवाड़ सेना है वो मैदान छोड़ के भाग खड़ी हुई थी। इस युद्ध को काले कोरों का युद्ध है वो भी कहा जाता है। नेहर खां की मीनार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? जी हाँ, नेहर खां की मीनार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? नेहर खां की मीनार स्थित कहाँ पे है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सिंपल इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपके सामने है। नेहर खां की मीनार कोटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोटा में। नेक्स्ट, लेल्टास पुस्तक के लेखक कौन है? लेल्टास पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? लेल्टास पुस्तक इसके लेखक, सही राइट आंसर इसमें क्या होगा? सही आंसर है कन्यालाल सेठिया। जी हाँ, लेल्टास पुस्तक के लेखक कन्यालाल सेठिया। ये आधुनिक कवि थे हिंदी भाषा के, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पाथल और पिथल इनकी जो करती है वो बहुत ही फेमस करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इन्होंने पाथल और पिथल, इस करती के अंदर जो पाथल शब्द है वो महाराणा प्रताप के लिए उपयोग में लिया गया था, जबकि पीतल शब्द है वो पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान नहीं, माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। लेल्टास पुस्तक इस रचना के लिए 1976 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अन्य आप इनकी रचनाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं। अग्निवीणा रचना के लिए प्रकाशन से बीकानेर पर देशद्रोह है वो चलाया गया था। संस्कृत में रचित हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमीर महाकाव्य है वो किस भाषा में रचित है। तो हमीर महाकाव्य संस्कृत में रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका राइट आंसर है वो क्या बनता है? राइट आंसर बनता है नैनचंद सूरी। जी हाँ, राइट आंसर नैनचंद सूरी है। हमीर रासो जोधराज 1728 ईस्वी में, सारंगधर आप इसमें राइट कर सकते हैं। इसमें हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है। हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, ये याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ढोला मारोरी वात किसके द्वारा लिखी गई? जी हाँ, ढोला मारोरी वात है वो किनके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर आप फटाफट दीजिएगा। ढोला मारोरी वात खुशाल चंद के द्वारा लिखा गई है। देखिए, ढोला मारवंडरी चौपाई कुशलाभ के द्वारा है। ढोला मारोरा दुआ कवि कलोल है और ढोला मारोरी वात कुशाल चंद्र है। ये आप तीनों को याद रखिएगा, एक साथ है। और देखिए, ढोला मारोरा दुआ डिंगल शैली का पहला काव्य माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना निम्न में से किस स्थान पर है? राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना। 4 ऑप्शन आपके पास, 5 सेकंड का टाइम, फटाफट आंसर दीजिए। जी हाँ, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना जयपुर के अंदर स्थित है। जी हाँ, जयपुर में। पोथीखाना जयपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। जैन भंडार जैसलमेर में है। अलवर संग्रहालय
अलवर में हो ही जाएगा। पुस्तक प्रकाश जोधपुर, कोटा संग्रहालय कोटा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? और सही राइट आंसर इसमें क्या हो जाता है आपका? जी हाँ, सही राइट आंसर नागर शैली हो जाता है। भूमिज शैली नागर उस स्थापत्य शैली की उपशैली है। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली का माना जाता है? राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली का नाम है और या जाना जाता है? तो राजस्थान चित्रकला की मूल चित्र शैली इसके रूप में जानी जाती है मेवाड़ी चित्र शैली या मेवाड़ चित्र शैली। इसका सवर्ण काल रहा था मेवाड़ चित्र शैली का जगत सिंह पहला ये माना जाता है। ये राजस्थान की मूल और प्राचीन शैली मानी जाती है। प्रारंभ इसका महाराणा कुंभा के काल में हुआ था और एक बड़ा प्रसिद्ध चित्र है सारवर्ण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये एक चित्रित ग्रंथ है और इसका पहला उदाहरण है इस चित्र शैली का। इस चित्र को बनाया है कमलचंद्र ने तेज सिंह के काल के अंदर और ये अहाड़ उदयपुर से हमें प्राप्त हुआ है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। किस गुजर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कनौज को अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस गुजर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कनौज को अपनी राजधानी बनाई? तो कनौज को सर्वप्रथम राजधानी है ये बनाया है यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहार साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने कनौज के जो अयोग्य शासक थे चक्रायुध इनको पराजित करके कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उनकी उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर आप दीजिए कमेंट में फटाफट। और राइट आंसर हो जाता है भूमध्य सागर। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी जने। अगला अपना क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुति जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, कोपेन के द्वारा जो जलवायु प्रदेश प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से एक सुमेलित नहीं है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चारों में से आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो सही राइट आंसर हो जाता है CWG उत्तरी राजस्थान। ये इसमें सुमेलित है वो नहीं होगा। CWG के अंदर कौन आ जाता है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, दौसा, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उत्तरी राजस्थान है वो CWG में नहीं आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखें, इसको भूलना नहीं है। कोपेन वर्ग को हमें मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? देखिए, मानसून शब्द अपनी जलवायु में हमारा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये मानसून शब्द किस भाषा से बना हुआ है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। इंडिया जीके की दृष्टि से मान ले, राजस्थान दृष्टि से माने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट आंसर अरबी हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में जो वर्षा का औसत मान है वो है 57.51 सेंटीमीटर। तो ये जरूर याद रखें। 12 जिले की शाहबाद पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? 12 जिले की शाहबाद पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है? तो शाहबाद पंचायत समिति जिस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है वो है सहरिया। ठीक है, देखिए 99.4% 12 जिले के अंदर ये निवास करती है। इनमें भी अगर बात करें तो शाहबाद जो पंचायत समिति है इसमें सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा है और लगभग 20% है वो 12 जिले के अंदर ही है टोटल जनसंख्या का। तो ये आप याद रखिएगा। सहरिया जनजाति के लोग जो है उनकी बस्ती सहरना और कु है वो भील जनजाति के घरों को कहते हैं। मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर बड़ा फटाफट बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है? तो मुनि इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुनि मगन सागर। और इसके अंदर 5200 गोत्र मीणाओं की 5200 गोत्र होने का पुष्टि हुई है। मीणा पुराण में 5200 गोत्र है मीणाओं की, आप बता सकते हैं। मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा वन काट कर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? देखिए, मैदानी भाग है यहाँ पे, पहली बात तो स्पष्ट ये होनी चाहिए
दूसरा कि भील जनजाति के द्वारा है, वन काट कर की जा रही है मैदानी क्षेत्र में, तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है दजिया। देखिए पहाड़ों की ढालों पर वनों को जलाकर की गई खेती चिमाता कहलाती है, जबकि मैदानी भागों में वनों को काट कर की गई या जलाकर की गई खेती दजिया कहलाती है। दोनों में फर्क है, समझ लीजिएगा। छिद्रित मटका, जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है और किस क्षेत्र में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। पर छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, ये विशेषता है घुड़ला नृत्य की, और घुड़ला नृत्य है ये मारवाड़ में और स्पेशली बात करें तो जोधपुर में ये प्रसिद्ध है। और घुड़ला नृत्य है, इसके पीछे की कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि घुड़ला जो अजमेर का सूबेदार था, उसने पिपाड़ जोधपुर से थोड़ी दूर पे गांव है, 140 लड़कियों का अपहरण कर लिया था, जिसमें मारवाड़ के शासक राव सातल देव है, उसने घुड़ला को मारा था और उसकी गर्दन काटकर लड़कियों को दे दी थी। लड़कियों ने इसे पूरे शहर में घुमाया था और घुड़ला की जो पुतली थी गिंदोली, उनके कहने पर मारवाड़ की महिलाओं ने यह नृत्य शुरू किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस नृत्य में महिलाएं छेद किए हुए मटके में दीपक रखकर रात्रि में नृत्य करती है। कब किया जाता है? शीतलाष्टमी के दिन ये किया जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसका संरक्षण है वो रूपायन संस्थान बोरुंदा और कोमल कोठारी ने है वो इसे दिया है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? मतलब 3 नृत्य हैं वो भाई साहब कालबेलियों के हैं, एक नृत्य है वो कालबेलियों का नहीं है। तो ये कौन सा नृत्य है जो कालबेलियों का नहीं है, वो हम जानेंगे। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाता है? इसमें राइट आंसर हो जाता है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य कालबेलियों का नहीं है, ये कंजर जाति का है। किसका है? कंजर जाति का है। कंजर जाति की जो अविवाहित महिलाएं हैं वो चक्री नृत्य करती है, और चक्री नृत्य भी विशेष तौर से बूंदी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? तेज गति से चक्कर लगाए जाते हैं, इस कारण से इसे चक्री नृत्य कहा जाता है। रास्ते चलते राही को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस कारण इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। याद आप इसे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला महाराजा राम सिंह के समय जयपुर में थी। तो ये आंसर बताइए, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला महाराजा राम सिंह के समय जयपुर में थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये थी रामप्रकाश थिएटर। जी हाँ, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला महाराजा राम सिंह के समय रामप्रकाश थिएटर थी। पहला पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना है वो की गई है। अला जिलाबाई किस शहर से संबंधित है? अला जिलाबाई किस शहर से संबंधित है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मांडगाई का ये थी अला जिलाबाई, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है जी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाता है बीकानेर से हैं। ये कहाँ से हैं? अला जिलाबाई किस शहर से हैं? बीकानेर से हैं। इनका जन्म बीकानेर में हुआ, फरवरी 1902 में हुआ था। डाक टिकट इन पे 2003 में 5 रुपये का जारी किया गया है। मरु कोकिला इन्हें कहते हैं। ये बीकानेर के राजघराने से मांड गायिका से जुड़ी हुई है। प्रमुख के गीत केसरिया बालम, आवनी पधारो मारे देश, बाई सारा वीरा, ये इनके फेमस गीत है, या याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, वह संगीतक जिसके बारे में किंवदंती है कि उन्होंने एक राग से पत्थर को हिला दिया था। जी हाँ, इस संगीतक के बारे में एक किंवदंती है कि इन्होंने अपनी एक राग से पत्थर को हिला दिया था। इनका नाम क्या है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इनका हो जाता है हरि सिंह जी। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई, रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध है मानलोथ खां। इस घराने के प्रसिद्ध संगीतक है, मतलब अत्रोली घराने के प्रसिद्ध संगीतक थे। काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि किनके द्वारा दी गई? देखिए, काल भोज मेवाड़, आप कह सकते हैं गोहिल। ठीक है, बप्पा रावल की उपाधि है किनके द्वारा दी गई थी? तो काल भोज गोहिल राजवंश का था ये, और इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी है हारित ऋषि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? जी हाँ, गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप 5 सेकंड में देने हैं। राइट आंसर इसका हो जाता है काल भोज। काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि हारित ऋषि के द्वारा दी गई थी, यानी बप्पा रावल आप कह सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कितनी किस्मों के खनिज पाए जाते हैं?
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22, इसके अनुसार राज्य में कितनी किस्मों के खनिज पाए जाते हैं? राइट आंसर यहाँ से हो जाता है 82। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 82 किस्मों के खनिज पाए जाते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। इनमें से 57 खनिज है उनका उत्पादन भी हो रहा है, यानी 82 प्रकार के मिनरल्स आपको हमारे राज्य में मिलेंगे, 57 का उत्पादन है वो होता है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड 27 सितंबर 1979 में स्थापित। इसका विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? इनका विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? और राइट आंसर इसका है वो हो जाता है 19 फरवरी 2003 में इनका हुआ था। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। देखिए, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड 27 सितंबर 1979 स्थापित, और इसमें विलय आप याद रखेंगे। सबला लोहरिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सबला लोहरिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आंसर आपके सामने है, जरूर फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। राइट आंसर इसका आपके सामने हो जाता है डूंगरपुर। सबला लोहरिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित है। स्लेटयुक्त श्वेत आंगड़ा संगमरमर उसका उत्पादन होता है, आप याद रखेंगे। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी नहर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी नहर? और राइट आंसर है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। सबसे इसका प्राचीन नाम है वो नोहर सावा लिफ्ट नहर था। ये सहायक नहरों सहित सबसे लंबी नदी है, लिफ्ट नहर है। अन्यथा कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी नहर है, आप याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी नहर कौन सी है? देखिए, सहायक नहरों सहित सबसे बड़ी चौधरी कुंभाराम हो गई। वैसे सबसे बिना सहायक नहरों सहित बात करें, लिफ्ट नहरों की बात करें तो कंवरसेन हो गई, और सबसे छोटी बात करें लिफ्ट नहर है तो वो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर हो गई। ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। बीकानेर जिले में इससे जल आपूर्ति है वो होती है। प्राचीन नाम बागड़सर लिफ्ट नहर इनका था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? मतलब आपके सामने जोड़े हैं, इनमें से एक सही सुमेलित मेल नहीं खा रहा है। भीम सागर परियोजना झालावाड़, परवन लिफ्ट परियोजना 12, सावन भादो परियोजना कोटा, और चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। गलत है, ठीक है। देखिए, चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित है। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? देखिए, उद्घाटन करना और उसकी अध्यक्षता करना अलग अलग है, ठीक है। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन का उद्घाटन किया गया था आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा। स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, और बलवंत सिंह मेहता इनके पहले अध्यक्ष है वो इसके थे, ये आप रख सकते हैं। और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और बलवंत सिंह मेहता ने सबसे पहले संविधान की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किए थे। इनसे जोड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जयपुर प्रजामंडल 1931 ईस्वी का संस्थापक है वो कौन सा था? देखिए, जयपुर प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई है। एक बार 1931 में हुई थी, और उस 1931 में जो संस्थापना हुई थी उसका संस्थापक है वो कौन था? कपूरचंद पाटनी, ठीक है। 1931-32 में हुई थी, दोबारा 1936-37 में हुई थी, जमनालाल बजाज द्वारा पुनर्गठित किया गया था। तो याद रखेंगे, पहली बार कपूरचंद पाटनी 1931-32, 1936-37 जमनालाल बजाज। राजस्थान का सबसे प्राचीन ये प्रजामंडल है, और इसे राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? देश में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन है वो कौन सा होता है? देखिए, देश की बात करें तो वहाँ पे उच्च सदन है वो लोकसभा राज्यसभा होता है, और यहाँ पे बात करें तो उच्च सदन है वो विधान परिषद होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आप रखेंगे, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ का नाम विधान परिषद या उच्च सदन तथा दूसरे का नाम विधानसभा या निम्न सदन होगा। जहाँ केवल एक सदन होगा उसका नाम विधानसभा होता है। अनुच्छेद 168(2) को आप याद रखेंगे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करेगा ना तो ये आपके क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कई बार अपन राज्यपाल को कर देते हैं, कई बार मुख्यमंत्री को कर देते हैं, कई बार अपने और कोई दिमाग में रहता है, पर संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो राज्यपाल ही होगा अनुच्छेद 154 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार? 154 के अनुसार राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 154 आपको याद रखना पड़ेगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के मंत्रियों और वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 164 5 के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण उस राज्य सरकार की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से किया जाएगा। अनुच्छेद 164 5 आप याद रखेंगे इनके वेतन और भत्तों के लिए। पंचायत राज अधिकरण की स्थापना की अनुशंसा निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? पंचायत राज अधिकरण की स्थापना निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? फटाफट बताइए। जी हाँ, सही आंसर होगा एल.एम. सिंघवी समिति। और दोस्तों आपसे मैं ये जरूर कहूंगा, जब तक ये आंसर आपके पास टाइमिंग आती है उस दौरान आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, ताकि सही पता चले कि इतना ये क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा। लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है तो आप चलती क्लास में जब ये आंसर शो कर रहा हो उस समय स्क्रीनशॉट आप ले ले, तो उससे क्या होगा कि आप इन क्वेश्चनों को बार बार बाद में पढ़ सकेंगे। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए ये तो एल.एम. सिंघवी समिति के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा आप यहाँ पे। और निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके? देखिए राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है जो आरपीसी के सदस्य भी रह चुके? मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो आरपीसी के सदस्य भी थे और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे थे। दोनों तरह का उन्होंने कार्य किया था। ये थे संवलदान उज्ज्वल। ठीक है, 1964-65 के अंदर ये मुख्य सचिव थे और उसके बाद में इनको आरपीसी का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर तो आपको आना चाहिए कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे एम.डी. कोरानी। ये दोनों आपको याद रखना है। वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत कर कुछ देने की परंपरा क्या कहलाती है? देखिए वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत किया जाता है और कुछ उपहार दिया जाता है। ये परंपरा क्या कहलाती है? ये परंपरा कहलाती है सामेला। क्या कहलाती है? सामेला। जब बारात दुल्हन के गांव में पहुंचती है तो वर पक्ष की तरफ से नाई हो, ब्राह्मण हो या जवाई हो, वो क्या करते हैं, कन्या पक्ष वालों को बारात के आगमन की सूचना देता है और सूचितकर्ता को पुरस्कार स्वरूप कन्या पक्ष की हैसियत के अनुसार नारियल और उसके ऊपर कुछ पैसे रख कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात कन्या पक्ष वाले बंधुओं और जो संबंधियों सहित बारात की अगवानी करते हैं, इसे सामेला या ठुकाव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत कौन थी? सती प्रथा पर प्रतिबंधित करने वाली सती प्रथा को ये पहली राजपूत रियासत कौन सी थी प्रतिबंध करने वाली? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। तो राइट आंसर बूंदी हो जाता है। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी हमें 861 ईस्वी का जो घटियाला अभिलेख है इससे हमें प्राप्त हो जाती है। राजस्थान में सबसे पहले 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। बाद में राजा मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, उन्होंने 1829 में सरकारी अध्यादेश से इस प्रथा पे रोक लगाई थी। और सती प्रथा है उसको सहमरण, सहगमन या अन्यारोहण भी कहा जाता है। इसके अलावा आप मोहम्मद तुगलक शासक था, उसने भी सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किए थे। और अधिनियम के तहत बात करें सबसे पहले रोक लगाने की रियासत है तो वो कोटा रियासत है। तो याद रखिए कि सबसे पहले रोक तो लगाई थी बूंदी ने, अधिनियम के तहत कोटा ने लगाई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। देखिए गाना भी आपने सुन रखा होगा, सॉन्ग भी आपने सुन रखा होगा, मारवाड़ में दामनी क्या है? देखिए मारवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है और क्या हो रहा है, दामनी। ये क्या है भाई? ठीक है ना, तो दामनी के लिए एक राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि ये ओढ़नी का एक प्रकार है। दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, मारवाड़ में है, राजस्थान के मध्य वर्ग। इसमें विशेष प्रकार की एक लाल रंग की ओढ़नी होती है
जिस पर धागों की कशीदाकारी होती है, इसे प्रयोग करती है। दामनी ये कहलाती है। आपको पता चल गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आदिवासी समाज में सामान्यतः कटकी वस्त्र धारण किनके द्वारा किया जाता है। देखिए आदिवासी समाज में किया जाता है, मोस्टली बात करें कटकी वस्त्र, ये किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा या बुजुर्गों के द्वारा। सीधी सी बात है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है धारण, और ये अविवाहित युवतियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। ये ओढ़नी होती है, इसकी जमीन है वो लाल रंग की होती है, बूंटी काले और सफेद रंगों के संयोजन से बनाई जाती है। सफेद जमीन पर यहाँ पे दाबू का प्रयोग होता है। इसे छपने वाले अलंकरण को पावली और छपी ओढ़नी को पावली भांत की ओढ़नी है वो भी कहते हैं। इस भांत में एक वर्त होता है जिसके अंदर एक बिंद की क्षेत्र में बिंद की बीच में और 6 उसके चारों ओर होती है, और पूरी ओढ़नी में वर्त ही होते हैं, किनारों पर सफेद और काली धारियां होती है। तो ये कटकी है। आप क्या समझ गए होंगे आप कि कटकी क्या है वास्तव में। अविवाहित महिलाओं द्वारा पहनी जाती है आदिवासियों में। निम्नलिखित में से पैरों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। एक पूरा आपको जोड़ा सोचना है यहाँ पे कि कौन सा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें हो जाता है भाई पैरों में पहने वाला नेवरी, कड़ा, आंवला और लक्षणे। ठीक है, पैरों में के आभूषण आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कौन कौन से हैं वो भी। ठीक है, तो इत्यादि है। देखिए राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए संत संप्रदाय का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। राइट आंसर मैं बता देता हूं इसका क्या होगा। तो राइट आंसर है भिक्खम जी। क्या है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं भिक्खम जी। 13 पंथी संप्रदाय जैन श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इनके संस्थापक है वो आचार्य भिक्षु स्वामी, या इनको अन्य नाम भिक्खम जी है वो कहते हैं। ठीक है, जोधपुर से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में 13 पंथ के एक तरह से प्रवर्तक है वो भिखण जी रहे हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भिक्खम जी या भिखण जी। ठीक है, और इस संप्रदाय के आचार्य तुलसीदास ने अनुवर्त सिद्धांत है वो भी दिया था। लाडनू आप इसे जुड़ा हुआ याद रख सकते हैं नाम। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 3 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 3 बार। 2012 में, 2016 में और 2020 के अंदर 3 ईयर है, 4-4 साल के करंट ये ऑप्शन में आया है। तो सतनाम है वो नहीं है। देखिए नरेना संत जेतराम के समय दादूपंथ 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था। खालसा, विरक्त, स्तनाधारी और जिसको उत्तराधि कहते हैं खाकी और नागा, इनमें विभक्त हो गया था। याद रखेंगे, सतनाम नहीं होगा उसमें। ठीक है, नर्मदा नहर से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है। देखिए नर्मदा नहर है, उनमें से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रही है। पहली परियोजना है भाई पूर्णतः ये सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर या फुहारा पद्धति का उपयोग करने वाली, याद रखेंगे। ठीक है, पहली सिंचाई परियोजना जालोर बाड़मेर में इसका प्रयोग हो रहा है। नर्मदा ये परियोजना है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है वो 0.5 MAF है, और सरदार सरोवर बांध परियोजना मारवाड़ की भागीरथी के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप नर्मदा सिंचाई परियोजना को। देखिए जयपुर, अजमेर, ब्यावर आदि को पेयजल आपूर्ति का स्रोत कौन सी परियोजना है। इसमें देखिए जयपुर है, अजमेर आ गया, ब्यावर आ गया। ठीक है, तो टोंक भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पेयजल आपूर्ति का स्रोत कौन सी परियोजना रहा है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना है, ये कहाँ पे बनी हुई है, ये देखिए बनास, खारी और डाई के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो राजमहल, टोडा राय सिंह, टोंक के अंदर स्थित है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर जिलों को जल आपूर्ति होती है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है वो है बीसलपुर बांध, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नालीनुमा सर्वाधिक अपर्दन किस जिले में होता है। देखिए नालीनुमा सर्वाधिक अपर्दन किस जिले में होता है, तो नालीनुमा सर्वाधिक अपर्दन है ये कौन से जिले में होता है। देखिए ये सबसे पहले तो आपको ये होता किससे अपर्दन, जल के द्वारा अपर्दन है, सबसे ज्यादा चंबल नदी के द्वारा होता है, पर ये कोटा में होता है। नालीनुमा अपर्दन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कोटा में होता है। ये देखिए लंबवत या अवनालिका अपर्दन,
ये जल और नदियों के बहाव से होता है। जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी सवाई माधोपुर करौली में होता है, पर सर्वाधिक नालीनुमा अपरदन है ये कोटा में होता है, आप याद रखेंगे। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? देखिए राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा है ये मिलती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा, वर्टी मृदा है, उनके अन्य नाम भी है वो भी हम बताएंगे आपको। तो वर्टी मृदा है ये हाड़ौती का पठार, बहुत अच्छा है। देखिए चीकनी, काली, रेगूर, कपासी, वर्टिसोल्स आप कह सकते हैं, ये सारी की सारी आपको हाड़ौती के पठार में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें लोहान पाया जाता है और इस कारण से इसका रंग काला होता है, ज़्यादा लो पानी की वजह से। नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है, कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, जिससे कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक उपयोगी है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने माउंट आबू अभ्यारण्य को किस वर्ष इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने माउंट आबू अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है 2009 में। तो ये आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब लागू किया? भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसको किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया है आपका 9 सितंबर 1972 को, जबकि राजस्थान के द्वारा इसे 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया है। भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972, राजस्थान के द्वारा इसे। देखिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए जेपी भाकर को। यहाँ पे आपको राजस्थान जीके का पूरा कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको संपूर्ण जीके टॉपिक वाइज और नोट्स है वो मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र इसमें आप देख सकते हैं 151 रुपये के अंदर है। ये स्पेशल ऑफर है, अभी चल रहा है, तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें। राजस्थान समसामयिकी का, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक का आपको पूरी योजनाएं हैं वो आपको मिल जाएगी और करंट अफेयर मिल जाएगा मात्र 51 रुपये में। ऐप डाउनलोड करें जेपी भाकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।